सराहने लायक है। लेकिन जहाँ क्रम देने की बात आती है, आप ये मेरा अपना जो है, कोई जरूरी नहीं है कि सत्य हो, पर आज के लघु कथा जो पाठ में जो सबसे प्रथम मैं नंबर दे रहा हूँ तो वंदना श्रीवास्तव की पेंशन है। बहुत ही मार्मिक लघु कथा। एक घर पिताजी के पेंशन से चलता, पिताजी नहीं रहे तो उस पिताजी को कमरे पे किराए पे हम आ जाए और हम हैं वृद्धा आश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग निश्चिंत हो रहे हैं और ये जो पेंशन जो है, पेंशन का यही एक रास्ता नहीं है, बहुत ही मार्मिक रचना है। दूसरी सबसे अच्छी रचना आई जो है हमारे चंद्रिका। अब इसके बाद मैं अपनी एक बहुत चर्चित पुरस्कृत जिसका वीडियो में लघु कथा सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक है अब तस्वीर ही पिता। ये मेरी लिखा लघु कथा है। जिस गांव में कभी सरकारी गाड़ी नहीं आई थी, कभी किसी मंत्री का दौरा नहीं हुआ था, ये वक्त आ चुका है, ऐसा ही समय आ गया है कि अब हमारे बुजुर्ग ये अगर नहीं संभलेंगे, सारा चीज लुटा देंगे, ऐसा करेंगे तो उनको वृद्धा आश्रम के अलावा, फुटपाथ के अलावा कोई सहारा नहीं। उनकी कलम को मैं सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा विषय लेकर उन्होंने एक मतलब बात दिखलाया है कि आप किसी के आगे झुको मत, दे दो दान, एक ट्रस्ट बना दो, लेकिन जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसको देने से क्या फायदा। और अंत में ये जो ओम प्रकाश पांडे जी की सोच, ये बिल्कुल यथार्थ है, यथार्थ से जुड़ी हुई रचना है। सही में जो उनको आप सबसे बड़ा इनकी खूबी ये भी है कि मैं बहुत कम, हमारे जमाने में याद है कि जब हम कवि सम्मेलन देते, एक शरद जोशी थे, उसके बगैर कवि सम्मेलन पूरा नहीं होता था। तो आज के हमारे हैं जो बिना चिट्ठी और कागज के लघु कथा पढ़ देते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। ओम प्रकाश जी, हम तो कविता भी बिना नहीं पढ़ सकते हैं और ये पूरी लघु कथा भी पढ़ सकते हैं। इनकी सोच जो है वो बहुत एकदम बिल्कुल यथार्थ से जुड़ी हुई रचना है। एक चीज मैं कहूंगा यहाँ पर कि गृहस्थ सन्यासी जो आपने सब्जेक्ट लिया है, विषय बहुत अच्छा है, पर उसमें कालखंड का दोष आ जाता है। वो कहानी के लिए ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा अगर संशोधन करेंगे, उसको क्षण मात्र नहीं, कहते हैं ना गागर में सागर भर देना। और हमारे यहाँ बैठी हुई हैं हेमलता मालवीय जी का एक डायलॉग है कि गागर में सागर, अब बूंद में महासागर। हाँ, तब वो लघु कथा बनती है। ये लघु कथा की सही है और वो भी बहुत अच्छा लघु कथा लिखते हैं हमारे हेमलता मालवीय जी, और इनकी रचनाएं, इनकी लघु कथाएं अच्छा, लघु कथा पे इनका आलेख वगैरह बहुत कुछ निकला है। तो ऐसी बात नहीं है। और मैंने जो कहा मैं फिर कहता हूँ कि हर कोई हमारे सामने, अभी देखिए हमारे विजय भटनागर जी हैं, तिवारी जी हैं, सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी लघु कथाएं लिखते हैं। और मैं फिर कहता हूँ, कविताएं लिखना थोड़ा कठिन है, पर लघु कथाएं लिखना आसान है। बस अपने अगल बगल नजर दौड़ाओ। अध्यक्ष श्री पवन तिवारी जी को निवेदन करता हूं कि वो दूसरे सत्र का अध्यक्ष बने और मंच पर आए। पवन तिवारी जी। विशिष्ट अतिथि श्री हेमलता मिश्र मानवीय जी को निवेदन करता हूं। श्रीमती मिला सीख लो तुम, न जाने कब कटे सांसों की डोरी, न जाने कब कटे सांसों की डोरी, किसी के काम आना सीख लो तुम।
4 लाइनें और हाजिर कर रही हूँ कि हिंदी वाला ढूंढ रही हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि 4 लाइनें और। हमसा दीवाना नहीं पाएंगे आप, हमसा दीवाना नहीं पाएंगे आप, देखिएगा खूब पछताएंगे आप, देखिएगा खूब पछताएंगे आप। और हमको अंजामे वफा मालूम है, हमको अंजामे वफा मालूम है, एक फिर झूठी कसम खाएंगे आप, एक फिर झूठी कसम खाएंगे आप। याद कर रहे हैं तुझको, याद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं तुझको, याद कर रहे हैं, तेरे नाम की ही माला दिन रात जप रहे हैं। तुझसे इश्क हो गया है, तुझसे इश्क हो गया है, प्रस्ताव भेजता हूँ, तुझसे इश्क हो गया है, प्रस्ताव भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना, ये गुलाब भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना, ये गुलाब भेजता हूँ। अब देखिए कि फरियाद मेरी सुन ले, फरियाद मेरी सुन ले, मंजूर कर ले तोहफा, फरियाद मेरी सुन ले, मंजूर कर ले तोहफा, रब की कसम है जानम, देना न मुझको धोखा। फरियाद मेरी सुन ले, मंजूर कर ले तोहफा, रब की कसम है जानम, देना न मुझको धोखा। दिलदारी यूं समझ ले, दिलदारी यूं समझ ले, आदाब भेजता हूँ, दिलदारी यूं समझ ले, आदाब भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना, ये गुलाब भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना, ये गुलाब भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना, ये गुलाब भेजता हूँ, हर पंखुड़ी में प्यार बेहिसाब भेजता हूँ। अंतिम कर देखिए कि दर्द देने वाले जरा नजरें उठा के देखो, दर्द देने वाले जरा नजरें उठा के देखो, दर्द देने वाले जरा नजरें उठा के देखो, अनजान मत बनो तुम, जरा मरहम लगा के देखो। दर्द देने वाले जरा नजरें उठा के देखो, अनजान मत बनो तुम, जरा मरहम लगा के देखो। मेरे दिल का सनम तुझको, मेरे दिल का सनम तुझको, ये हिसाब भेजता हूँ, मेरे दिल का सनम तुझको, ये हिसाब भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना, ये गुलाब भेजता। महका पवन गुलाबी दो गुलदानों में, चमेली खिलती बानों में, चंद्रिका चंदन जैसा बदन, इसे छू के ही महका पवन गुलाबी दो गुलदानों में, चमेली खिलती बानों में। मोहिनी रूप के पुष्प बाण से साधक भेद लिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। सुरों में बसते हैं कई राग, सुरों में बसते हैं कई राग, मौन मन में हो गया सुराग,
सुरों में बसते हैं कई राग, मौन मन में हो गया सुराग, अधर से बह निकली रसधार, शब्द ने पाया है श्रृंगार। सुरों में बसते हैं कई राग। ये दरअसल 2020 की बात है, कोविड से पहले की बात है। और अलका जी का फ़ोन आया क्योंकि वो साहित्य में बहुत कुछ करती हैं, तो उनको ये सम्मान एक देना था। और उन्हें, मेरा बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चुना। तो मैं अग्निशिखा संस्था को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी साहित्य से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका इसी तरह से सम्मान होता रहे। तो उनका बहुत बहुत आभार। अपने बारे में दो शब्द बताइए। अपने बारे में क्या कहा जाए? लोगों को जानने को मिलेगा। आप अपना एक परिचय दीजिए, साहित्य में क्या मेरा नाम चित्रा देसाई और 2 संकलन मेरे आए हैं, सरसों से अमलतास, जिसे कि महाराष्ट्र हिंदी राज्य साहित्य अकादमी से जो पुरस्कृत है। और दूसरा संग्रह 2020 में आया, दरारों में उगी दूब। सरसों से अमलतास और दरारों में उगी दूब दोनों ही राजकमल प्रकाशन से हैं। तो यही मेरा परिचय है कि मैं कविताएं लिखती हूँ और ये 2 कविता संग्रह हैं जिनकी वजह से मुझे सम्मान मिला। कितने वर्षों से आप साहित्य सेवा देते आ रहे हैं? देखिए, लिख तो मैं रही हूँ 16-17 साल की उम्र से, लेकिन प्रकाशित बहुत देर से हुई, क्योंकि प्रकाशन का मैं सोचती नहीं थी। प्रकाशित 2015 में मेरी पहली किताब आई है, लेकिन मैं पढ़ना और लिखना मेरा 16-17 साल की उम्र से शुरू है। अलका जी की जो संस्था है अग्निशिखा मंच, जी इनसे जी, आप कब से जुड़ी हैं, कितना समय हुआ? और मैं जिन तरह- लगभग 5-6 साल से जानती हूँ अलका जी को। जी जी। जिस तरह से इसकी जो प्रतिक्रिया, उसके बारे में प्रतिक्रिया कुछ आप- नहीं, वो हर क्षेत्र में हर किसी का सम्मान करती हैं और बहुत कुछ कार्य कर रही हैं अग्निशिखा मंच। तो मैं तो क्योंकि साहित्य से जुड़ी हूँ तो साहित्य की गतिविधियों से वाकिफ़ हूँ, तो इसीलिए उनकी साहित्यिक गतिविधियों का मैं सम्मान करती हूँ। और वो साहित्य से जुड़े लोगों का बहुत उनसे वो परिचय मतलब रखती हैं और उनका सम्मान भी करती हैं। इस बात के लिए उनका बहुत मैं मान करती हूँ। जिस तरह से आप साहित्य से जो नए नए साहित्यकार जुड़ रहे हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश होता है कि लिखने से ज़्यादा आप पढ़ें, बहुत पढ़ें। आजकल लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सब किसी को लगता है कि वो लेखक हैं, लेकिन पढ़ बहुत कम रहे हैं। मैंने बहुत पढ़ा है, इसलिए मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। आशापूर्णा देवी से लेकर शुरुआत के जो क्लासिक्स हैं उनको आप शुरू कीजिए, उनसे पढ़िए। और जो हमारे जो मतलब मालती जोशी हैं, सूर्य बालाजी हैं, दीप्ति खंडेलवाल हैं, बहुत सारी, उषा प्रियमवदा, बहुत सारी, आशापूर्णा देवी, प्रेमचंद, जो क्लासिक्स हैं हम लोगों के, उन सब से पढ़ें, उन सब को पढ़ें। और कविता में तो हज़ारों नाम हैं, कुंवर नारायण से लेकर भवानी प्रसाद मिश्र, बहुत सारे नाम हैं। किस किस के नाम हैं? आपके प्रेरणा स्रोत कौन है साहित्य जगत में? जी? और आपके प्रेरणा स्रोत कौन से हैं? कौन साहित्यकार हैं जिनको आप पढ़ के अपना प्रभावित होती हैं? मुझे कविता में भवानी प्रसाद मिश्र बहुत पसंद है। मुझे केदारनाथ मिश्र मानवी, मैं हेमलता मिश्र मानवी नागपुर की एक वरिष्ठ साहित्यकार हूँ और भारतीय वायुसेना से राजभाषा विभाग से सेवानिवृत्त हुई हूँ। भारतीय वायुसेना की पत्रिका किरण का मैंने 25 वर्ष निरंतर संपादन किया है। और जब 1983 में जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैंने वायुसेना में प्रवेश लिया था नौकरी के ज़रिए, तो उस समय जो स्थिति थी कि उस समय हम लोगों को अनिवार्य रूप से अंग्रेज़ी बोलना पड़ता था। लोग हमारी बात को समझ नहीं पाते थे, अंग्रेज़ी की अनिवार्यता हुआ करती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारे राजभाषा प्रभाग ने हिंदी की बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई और उसके कारण क्या हुआ कि हिंदी की स्थिति काफ़ी सुधरने लगी। मतलब ऐसा हुआ कि जो लोग हिंदी ना बोलकर अंग्रेजी बोला करते थे, वे सब हिंदी में बाकायदा बोलने लगे। मेरी हिंदी पत्रिका किरण में प्रतिवर्ष कम से कम 40-50 साहित्यकार अपनी रचनाएं दिया करते थे और उनकी रचनाएं देखकर मुझे लगता था कि हम नहीं कह सकते कि रक्षा सेनाओं में हिंदी नहीं है। हिंदी रक्षा सेनाओं में भी हमेशा रही है और अभी तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई है कि रक्षा सेनाओं में भी सिर्फ जो उनकी जो
तकनीकी शब्दावली है वो बची है, अन्यथा अब हिंदी रक्षा सेवा में बहुत अच्छी भूमिका रही है। और ऐसे जो साहित्यिक आयोजन होते हैं, ऐसे साहित्यिक आयोजनों में मैं लगभग पिछले 35-40 सालों से आती ही रही हूँ। मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई पुस्तकों का मैंने अनुवाद किया है और महाराष्ट्र राष्ट्रीय सभा ने आज जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया वक्ता के बतौर और अभिषेका मंच में, तो मैं दोनों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि राष्ट्रभाषा विभाग ने मुझे यहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने मुझे यहाँ पर यह सम्मान दिया, मुझे यह अवसर दिया कि मैं हिंदी के प्रति अपना कुछ ऋण उतार सकूँ। क्योंकि पिछले 5 वर्ष से मैं जब से सेवानिवृत्त हो गई हूँ तो मैं हिंदी की सेवा अलग क्षेत्र में कर रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अभिषेका मंच की नागपुर इकाई की मैं अध्यक्ष हूँ और विदर्भ प्रभारी भी हूँ। तो उस तरीके से मैं भी वहाँ अनेक सामाजिक कार्य करती रहती हूँ और अनाथ आश्रमों और अपंग आश्रमों, वृद्धाश्रमों को मैं अपनी टीम के साथ जाकर देखती हूँ। जैसा अवसर पड़ता है उस हिसाब से कपड़े लगते, अनाज देते हैं। हम लोग कोरोना के दौरान में भी घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकते थे, तो भी पैसों वगैरह के ज़रिए हमने काफ़ी मदद की और इस तरीके से हमने कोरोना में भी अपना दायित्व निभाया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हिंदी के ज़रिए तो मैं अपने देश की सेवा कर ही रही हूँ, अपनी देश की संस्कृति को बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम सांस्कृतिक प्रहरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पूछे जानकर थे अग्निशिखा मंच के और जो हिंदी का पढ़ा चल, इसके लिए आपने जिस तरह से जो बात कही है, जिस तरह से आपने पूरा भाषाओं को लेकर जो गणना आपने दिया है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो 3 सत्रों में कार्यक्रम रहा हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में, और जिसमें पहला सत्र कहानी पाठ और लघुकथा रहा। दूसरा सत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था, व्याख्यान का सत्र रहा, जिसकी अध्यक्षता मैंने की। हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं एवं भ्रांतियाँ विषय था, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, कैसे हिंदी के बारे में अफवाह बताई जा रही है, दूसरी भाषाओं के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की भाषा क्यों नहीं है, जबकि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत है। तो इन विषयों पर मैंने प्रकाश डाला। उसके बाद आप जानते हैं कि हिंदी का सबसे लोकप्रिय विधान जो है विधा है, वो कविता है। कि लोगों की रुचि कविता पढ़ने में ज़्यादा रहती है, लोगों ने कविताएं पढ़ी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, ये हिंदी दिवस के बजाय राष्ट्रभाषा दिवस मनाया जाए, हिंदी राष्ट्रभाषा बने। और ये हिंदी तब बनेगी, हिंदी को रोजगार मिलेगा। आप हिंदी पढ़ के चिकित्सक हो जाएं, आप हिंदी पढ़ के अभियंता हो जाएं, आप हिंदी पढ़ के जिलाधिकारी बन जाएं, आप हिंदी पढ़ के वैज्ञानिक बन जाएं। अंग्रेजी जो है वो रोजगार की भाषा है, तो हिंदी को रोजगार की भाषा बनानी होगी। बड़ी सारी लक्ष्यदार बातें करने से कुछ नहीं होगा। 9 राज्य हैं, 68 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है, और ऐसी भाषा को नज़रअंदाज करना मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सोची समझी गंदी राजनीति है। और जब तक लोग आपस में समन्वय करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हिंदी राष्ट्रभाषा बनने वाली है। इसलिए भारतीय के तौर मैं चाहूँगा कि इस देश की राष्ट्रभाषा हो और वो हिंदी हो। बहुत धन्यवाद।